हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। आज इसका फर्स्ट डे और फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊंगी, साथ साथ एनसीईआरटी की एक एक लाइन भी बताऊंगी क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो कहीं से भी बन सकते हैं। जैसे देखिए, 14 जुलाई 1789 की सुबह का टाइम था। पेरिस नगर था ना, वहाँ पे आतंक का माहौल छाया था। क्यों? लोगों में वहाँ पे क्या था, सम्राट ने ना अपनी सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था और लोगों में ऐसी अफवाह फैल गई थी कि राजा ने कहा है सेना को कि जाके लोगों पे गोलियां चला दो। तो लगभग 7,000 मर्द और औरतें क्या कर रहे हैं, टाउन के सामने इकट्ठा हो रहे हैं और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। किस लिए? अपनी आत्मरक्षा के लिए। हथियारों की खोज में बहुत सारे सरकारी भवनों में जबरदस्ती घुसने लग गए अपनी जान बचाने के लिए। अंततः क्या हुआ, सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले का नाम था, वहां पे एक जेल थी। उस जेल को तोड़ डाला उन्होंने सोचा था वहां पे बहुत सारे उनको क्या मिलेंगे, बहुत सारे हथियार वगैरह मिलेंगे, गोला बारूद वगैरह। लेकिन हुआ क्या, हथियारों पर कब्जे की सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया था और कैदियों को छुड़ा लिया गया था। यद्यपि संख्या केवल 7 थी, मात्र 7 कैदी मिले उस जेल में और सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र भी था। इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके जो अवशेष थे वो बाजार में उन लोगों ने उनको बेच दिया और एक ध्वंस को की बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। क्या किया, उसकी जितने भी जो पार्ट्स थे वो सब बाजार में बेच दिया और लोग उनको इसलिए लेना चाहते थे ताकि वो क्या, एक निशानी के तौर पर उसको रखें कि ये निरंकुश राजा की एक जगह थी जिसको उन्होंने तोड़ दिया, ये उसकी निशानी है। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और ऐसे संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमत का विरोध कर रही थी क्योंकि क्या हुआ, जो पाव रोटी जैसे हम रोटी खाते हैं वहाँ पे पाव रोटी खाई जाती है, उनकी कीमतें इतनी बढ़ा दी गई थी, उसका विरोध लोग कर रहे थे। खाने का लिए उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा था। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ी के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में। आखिरी में देखेंगे इसमें कि क्या हुआ था, फ्रांस का सम्राट बना था लुई 16वां, उसको आखिरी में क्या कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। उसकी वाइफ को कारावास की सजा सुना दी गई थी, बाद में उसको भी मार दिया गया था। फिर देखते हैं कि हम रेवोस्पेर राजा बनता है, फिर उसको भी मार दिया जाता है। कैसे क्या क्या कहानी है आगे पढ़ते जाएंगे, देखना आप। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ था? अब इसका शुरू होता है पहला पड़ाव। देखना, सब कुछ सारी चीजें ध्यान से सुनते जाना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था? सबसे पहले ये डायग्राम देखो आप। फ्रांसीसी समाज ना 3 स्टेट में बटा हुआ था, ग्रुप या वर्ग मान लो। पहला जो प्रथम स्टेट होता था उसमें आते थे पादरी वर्ग, है ना, पॉप्स जिनको बोलते हैं। फिर द्वितीय स्टेट आते थे जिसमें आता था कुलीन वर्ग। फिर तीसरा एक स्टेट था जिसमें आते थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि। ये भी मान लो एक तरीके से इसके अंदर भी 3 तरीके के लोग थे। एक तो बड़े बड़े लोग जिनके पास थोड़ा सही पैसा था, दूसरा किसान और कारीगर जिनके पास थोड़ा सा कम पैसा था, और फिर सबसे गरीब लोग भी इसी में आते थे जिसमें छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर वगैरह सब शामिल थे। समझ गए? अब चलते, देखो 1774 में बुर्बो राजवंश से था लुई 16 कौन से राजवंश से था? बुर्बो राजवंश से था। जब आप ये पूरा चैप्टर कर लेंगे ना, इसके बाद मैं इसकी एमसीक्यू की सीरीज लाऊंगी, देखूंगी कि आपको कितना याद है। तो क्या हुआ, लुई 16 गद्दी पे बैठ गया। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मैरी एंटोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया क्योंकि इतने लंबे समय से युद्ध चल रहे थे तो राजकोष उसको बिल्कुल खाली मिला था। और यहाँ तक कि
जो फ्रांस था वो कर्जे में डूबा हुआ था, 2 अरब लिवरे के कर्जे में, 2 अरब लिवरे। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए थे। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार के शानो शौकत बनाए रखने के लिए बहुत क्या कर रहे थे वो लोग, फिजूल खर्ची कर रहे थे। तो लुई 16 के शासन काल में फ्रांस ने क्या करा, अमेरिका ना युद्ध में फंसा हुआ था, तो अमेरिका की कुछ का साथ दे दिया, वो भी लड़ाई में कूद पड़ा। और अमेरिका के 13 उपनिवेशों का साझा शत्रु था ब्रिटेन, ब्रिटेन के साथ वो भी चल पड़ा लड़ने के लिए। अब इस युद्ध के चलते क्या हो गया, फ्रांस पर 10 अरब लिवरे की और ज्यादा कर्जा उसके ऊपर चढ़ गया। उससे पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था जो मैंने बताया। तो सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पे मजबूर हो गई थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना का रखरखाव, राज दरबार की जो शानो शौकत थी, सरकारी कार्य प्रणाली थे, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने क्या सोचा कि करों को बढ़ा देते हैं। तो क्या करा उन्होंने, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में जो तीसरा स्टेट में जो बटे हुए थे ना, कर केवल वही देते थे, ये बात भी थी। 3 स्टेट थे ना, पादरी वर्ग कर नहीं देते थे, कुलीन वर्ग को भी कर नहीं देना पड़ता था, केवल तीसरे वर्ग को ही कर देना पड़ता था। और इन्होंने सोचा कर बढ़ा देते हैं, तो फंस गए कौन, जो जनसाधारण लोग थे वो इसमें फंस गए। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। ये हमने देख ही लिया है फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। कितने लोग कृषि करते थे, किसान कितने लोग थे फ्रांस में, 90%। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। ये किसान तो थे लेकिन इनके पास खुद की जमीनें नहीं थी, बहुत कम थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्चों और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग लोगों को कुछ विशेष जन्मना प्राप्त था, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिनमें से महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्यों को दिए जाने वाले करों से उनको छूट मिली हुई थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वे किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं अदा देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। क्या करते थे किसान, एक तो जो जमीन के स्वामी होते थे, ऑनर होते थे, जमीन के मालिक के, है ना, उनकी सेवा करते थे, उनके घरों में काम करते थे, उनके खेतों में काम करते थे और सैन्य सेवाएं भी देते थे। और यहाँ तक कि सड़कों के निर्माण में भी वो सहयोग करते थे। देखो इसमें कुछ वर्ड आए हैं, उनका मतलब देख लेते हैं। लिवरे आया है, जो फ्रांस की मुद्रा थी, जिसे 1794 में क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। स्टेट आए थे, क्रांतिपूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणियां थी कि इसके पास ज़्यादा पावर है, फिर उसके पास है, फिर उसके पास है। पादरी वर्ग आए, जो चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, पोप, यानी कि पादरी वर्ग। फिर टाइद और टाइल, देखो 2 प्रकार के कर थे, अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे। तो टाइद जो था वो एक धार्मिक कर था जिसको चर्च वसूल करते थे, है ना। ये क्या करते थे, कृषि उपज का 10वां हिस्सा लेते थे। और टाइल जो था वो सीधे राजा को दिया जाता था। तो ये एक प्रत्यक्ष कर था। देखो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद यानी कि धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को
सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल यानी कि एक प्रत्यक्ष कर था और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी इसमें शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। अब देखो ये दोनों जो टैक्स है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। टाइथ धार्मिक टैक्स है और टाइल प्रत्यक्ष टैक्स है। प्रत्यक्ष कर जो राजा को देते हैं और टाइथ कौन वसूलता था? चर्च वसूलता था। याद कैसे कर सकते हैं? देखो जैसे धार्मिक, धार्मिक में ध है ना, ध की साउंड आ रही है, जैसे टाइद, टाइद धार्मिक, इस तरीके से जिसमें द के साउंड है वो धार्मिक और टाइल फिर दूसरा हो जाएगा। ऐसे कंफ्यूजन नहीं होती है, याद कर सकते हैं इजीली। बाकी आपको जैसे भी याद करना, बस एक तरीका बताया है। चलो आगे चलते हैं। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी। कब? 1715 में 2.3 करोड़ थी। लेकिन अब वर्तमान समय में देखें, जब वो क्रांति की बात है, फ्रांस की संख्या फ्रांसीसी क्रांति के समय बढ़कर कितनी हो गई थी? 2.8 करोड़। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों ने मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे कि कितना उनको मजदूरी दी जाएगी। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। महंगाई बढ़ रही थी, मजदूरी वही कम की कम। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ? अमीर गरीब की खाई और बढ़ गई। अमीर जो है वो और अमीर हो गए, गरीब जो है वो और गरीब हो गए। तो स्थितियां और खराब हो गई। अब सूखे और ओले पड़ गए, जिससे क्या हो गया? फसलें खराब हो गई। इससे रोजी रोटी का संकट तक पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे, होते ही रहते थे। अब देखो इसमें क्या नए वर्ड यूज हुए? जीविका का संकट क्या होता है? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। और एक है अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं होता। समझ आई चीजें? चलो बढ़ते हैं आगे। देखो, उभरते मध्यम वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, लेकिन उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध शिक्षित होकर ऐसे विचारों के संपर्क में आ सके। तो देखो क्या है, ये चीजें नई नहीं थी, ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही थी। ऐसे ही लोगों का शोषण हो रहा था, सारी चीजें थी। लेकिन जो हमने तीसरा स्टेट देखा ना, उसमें क्या हुआ? लोग थोड़े शिक्षित हो गए। जब शिक्षित हो गए तो क्या हुआ? उनको अपने अधिकारों का पता चल गया। उनको चीजें जो गलत जब इंसान शिक्षित होता है तो वो गलत चीजें देख नहीं पाता, वो इसके खिलाफ बोलता ही बोलता है। तो वही चीज हुई, इन्होंने देखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये तो गलत है। तो इन्होंने क्या करा? आवाज उठानी शुरू कर दी। क्योंकि तीसरे वर्ग में आपने देखा था ना, वो तीसरे वर्ग में भी 3 वर्ग थे। एक तो जो अच्छी, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी थी, है ना, और वो लोग पढ़े लिखे लोग भी थे। तो देखो क्या हुआ, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, जो बिल्कुल गरीब भी नहीं थे और बिल्कुल अमीर भी नहीं थे, जिसने फैलते समुद्र व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीदते थे। तो जो ऊनी और रेशमी वस्त्र थे ना, उनको देश के लोग नहीं पहनते थे, उनको निर्यात करते थे, बाहर बेचा जाता था। और उनको कौन पहनते थे? जो समृद्ध लोग थे, है ना, राजा महाराजा के घर वाले वगैरह।
तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन मतलब विशेष जन्म से कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, है ना। उनको कैसे होने चाहिए अधिकार? अपनी काबिलियत से जो उन्हें अधिकार मिले। ये नहीं है कि कोई राजा का बेटा अगर बेटा पागल बुद्धू भी है तो भी वो राजा बनेगा, ऐसे अधिकार गलत हैं। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समानता, नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और ज्यों जॉक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। लोक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। देखो क्या है? स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और ज्यों जॉक रूसो और जॉन लॉक जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी अपनी टू ट्रीटाइजेस गवर्नमेंट में। ये टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तिका है? ये लॉक की। इसमें क्या बताया है? जॉन लॉक ने बताया कि राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन उन्होंने इसमें किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक बुक, ये द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी बुक है? मॉन्टेस्क्यू की। इसमें सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित करने के लिए आज़ाद घोषित कर दिया। क्या हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका जो लड़ाई लड़ रहा था वो जीत गया कहीं ना कहीं, और उसके जो 13 उपनिवेश थे उन्होंने वो ब्रिटेन से छूटकर उन्होंने क्या कर दिया? खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी थी जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका थी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। तो किससे प्रेरणा मिली थी फ्रांस के लोगों को? अमेरिका के संविधान से। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउस व सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा और भड़क गया लोगों के बीच में। देखो, प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभव का वृतांत पढ़ते हैं। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डंटन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1993 में अपने एक मित्र को पत्र लिखा। क्या लिखा उस पत्र में? मैं पेरिस के आवासीय कॉलेज में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का साथ मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस की न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और ना ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कुछ ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था क्योंकि मेरी जेब में एक सू, जिसको फ्रांसीसी पैसा बोलते, कहता एक पैसा भी नहीं था मेरी जेब में। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए
ऑर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 टू 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा कि इस वृत्तांत में क्या लिखता है वो कौन? ऑर्थर यंग नाम का एक अंग्रेज है। ये जो पत्र लिखा है ना कि हमें व्यवस्था ने पढ़ा तो दिया लेकिन हमारे लिए कोई नौकरी वगैरह नहीं है ना। ये पत्र किसने लिखा था? जॉर्ज डाल्टन ने। कब? 1793 में। फिर एक अंग्रेज ने 1787 से क्या बोलते 1787 से 89 में जो भी उसने यात्रा की, ऑर्थर यंग नाम के अंग्रेज ने, उसने अपना एक यात्रा वृत्तांत में लिखा कि सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वे अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता, जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं। मतलब लोगों का दुख देखते हुए भी ऐशो आराम कर रहे हैं और अपना खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा रहे हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। क्रांति की शुरुआत होती है। देखिए क्या हुआ। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तारीखें लिखी हुई है। जैसे 1774 में क्या हुआ था? लुई 16 फ्रांस का राजा बना था, हमने पीछे पढ़ा है, और सरकारी खजाना खाली हो चुका था और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा था। 1789 में क्या हुआ? स्टेट जनरल का आह्वान हुआ। तीसरी स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है और बास्तिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह, सब 1789 में हुआ। 1791 में ये सब आगे हम पढ़ेंगे। सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया गया था। कब? 1791 में। 1792 टू 93 फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन हो जाता है और फ्रांस पे डायरेक्टरी का शासन हो जाता है। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है और 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है जिसमें नेपोलियन हार जाता है। अब ये कहानी एक बार पढ़ते हैं, इसको फिर टेबल को दोबारा पढ़ती हूँ, फिर समझ में आएगा। अभी कुछ समझ नहीं आया ना? देखो, पिछले भाग में हमने क्या देखा कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। क्यों बढ़ा दिए थे? एक तो क्या था, पहले ही 2 अरब लिवरे का उस पर कर्जा था, फिर अमेरिका के साथ युद्ध में पड़ गया, 10 अरब लिवरे का फिर से खर्चा हो गया उसके ऊपर। फिर क्या था, महल के दिखावी शान शौकत में और सोने पर इतना खर्चा किया उन्होंने कि वो अब कर्ज में डूबने लगा और उसने करों में वृद्धि कर दी। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं बढ़ा सकता था। उसको क्या करना पड़ता था? एक स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी जिसमें सभी लोगों से की वोटिंग होती थी और इसके आधार पे कर को बढ़ाया जा सकता था। तो इससे पहले 1614 में बैठक बुलाई गई थी और अब 1789 में बैठक बुलाई गई है। तो देखो क्या है, स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें 3 स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। अब कर बढ़ाने थे तो फिर बैठक बुलाई गई। बैठक की तिथि क्या थी? 5 मई 1789 मई में बुलाई गई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे।
पहले स्टेट किसने? पादरी वर्ग ने और कुलीन वर्ग ने, जो आमने सामने लाइंस में बैठ गए। अब तीसरे स्टेट से आए 600 प्रतिनिधि, उनके पीछे खड़े किए गए। उनको देख रहे हो कितना भेदभाव है। पहले और दूसरे स्टेट के जो थे वो तो चेयर्स पे बैठ गए आमने सामने, और जो तो कितने कितने थे? 300 300। और तीसरे स्टेट से जहां से 600 लोग आए थे, उन सबको उनके पीछे ऐसे कतारों में क्या कर दिया गया? खड़ा कर दिया गया। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों को सका सभा में प्रवेश वर्जित था। किसका? किसानों का, औरतों का और कारीगरों का। किसानों को तो बोलते थे कि वो तो काम में लगे रहते हैं और उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो लोग इन सब चीजों में पढ़ सकें। औरतों को बोलते थे औरतों में तो दिमाग होता ही नहीं। और बच्चे कारीगर गरीब लोग थे तो बोलते हैं ये तो इस लायक ही नहीं है। ये हाल था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिससे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे उनकी सारी बातों को वहां रखने के लिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे। तो सबकी बातें सुनकर उन्होंने एक चिट्ठी बना ली थी जो वो यहाँ लाए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। अभी भी वो यही काम करने वाला था कि प्रत्येक वर्ग को क्या था? एक मत देने का अधिकार था। लेकिन तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्यों को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक हो गई? रूसो की, में प्रस्तुत किया। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। अब देखो क्या था, कोई भी नियम बनता था तो जो पहले और दूसरे उन्होंने बोला पहले स्टेट के लोगों का भी एक मत पूरे ग्रुप का, दूसरे स्टेट के लोगों का पूरे ग्रुप का एक मत, और तीसरे स्टेट के पूरे ग्रुप का एक मत। तो क्या होता था, ज्यादातर जो भी नियम होते थे वो तीसरे स्टेट पे ही हानिकारक होते थे, क्योंकि कर तो तीसरे स्टेट को देना पड़ता था। जो पहले दो स्टेट थे तो वो तो भाई आम सी बात है, उनको कर नहीं देना, वो दोनों तो साथ ही रहेंगे, तो 2 वोट हमेशा उनकी ज्यादा हो जाती थी, इनकी कम। तो इन्होंने क्या बोला कि हर एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उनकी टीम से 300 आए थे और इनकी टीम से 600 लोग आए थे। लेकिन सम्राट ने क्या करा? मानने से मना कर दिया। तो ये जो तीसरे स्टेट के लोग थे ये क्या कर गए? चुपचाप वहां से चले गए सभा छोड़ के। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर स्टेडियम कोर्ट में जमा हुए। कब जमा हुए? 20 जून को। कहाँ पे? वर्साई नाम की जगह पर एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, उसमें उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली, जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबेओ और आबेसिये ने किया। उसका किसने किया? ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिराबेओ और आबेसिये। मिराबेओ का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका भी निकाली थी उसमें, और वर्साई में जो भीड़ जुटी थी उसके समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये मूलतः पादरी वर्ग से था और उसने भी तीसरा स्टेट क्या है नाम से शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका यानी कि एक पैम्पलेट लिखा। ये है पूरी पिक्चर। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल
मारी मारी जा चुकी थी। पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुट गए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की जो भीड़ थी उसने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ थी वो बहुत गुस्से में थी। उसने क्या करा, 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे निस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव पे ये अफवाह फैल गई थी कि जो जागीरों के मालिक है ना, उन्होंने भाड़े पर लठैतों और लुटेरों के गिरोह बुलवा लिए हैं, जो फसलें पक चुकी हैं उनको तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया था। उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया था और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया था। कुलीन जो थे वो बड़ी संख्या में अपने जागीरें छोड़कर भाग गए थे। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली थी। ऐसा हो गया था। देखो अफवाह क्या क्या कर देती है ना। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। क्या कर दिया अब, जो वो भीड़ थी ना, विरोधी वो क्रोधित जो जनता थी, उसको देखकर लुई 16 ने जो नेशनल असेंबली उन्होंने बनाई थी टेनिस कोर्ट में, उसको मान्यता दे दी। और क्या करा, और बोला कि अब जो है उसकी सत्ता पर क्या होगा, संविधान का अंकुश होगा। उसने ऐसे करके लोगों को शांत करना चाहा। 4 अगस्त 1789 की रात को आदेश पारित किया गया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए। धार्मिक कर कौन सा था, टाइथ, और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब देखो अगला पड़ा, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार किया। अब देखो ये जो टेबल हमने यहाँ पे पढ़ा था ना साइड में, अब इसको ध्यान से देखना। हमने देखा ये रहा, 1774 में क्या बना, लुई राजा बन गया। 1789 में क्या हुआ कि जो स्टेट जनरल का आह्वान हुआ, बैठक बुलाई गई थी, है ना। और इससे पहले बैठक लास्ट बुलाई गई थी कब, 1614 में। और अब कब बुलाई जा रही है, 5 मई 1789 में बैठक बुलाई गई थी और बास्तील पर लोगों का आक्रमण हुआ था। और 1791 में क्या हुआ, अभी हम नीचे पढ़ रहे थे ना उसको, क्या ये जो है संविधान बनकर तैयार हो गया, जो क्या करेगा, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाएगा। ये देखो ये पढ़ रहे हैं ना। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा किया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने की बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। बोल रहा है, चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। ये चित्र अपना 7 1791 के संविधान के अंतर्गत देखो क्या क्या हुआ। उन्होंने बोला न्यायपालिका होगी जिसमें न्यायाधीश होगा, कार्यपालिका होगी जिसमें सम्राट और मंत्री होंगे, विधायिका होगी जिसमें नेशनल असेंबली होगी और निर्वाचित लोग होंगे। अब देखो सक्रिय नागरिक, इसमें इन्होंने क्या बोला, सक्रिय नागरिक वो होते हैं, उनको माना जो वोट देंगे। तो मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 40 लाख लोग ही थे। निष्क्रिय नागरिक थे जिनको मताधिकार प्राप्त नहीं था। 30 लाख पुरुष थे जो कि गरीब लोग होंगे, किसान, कारीगर वगैरह होंगे, बच्चे हैं उसमें।
महिलाएं हैं और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त था ही नहीं। 25 वर्ष से अधिक उम्र के लोग मत देने के अधिकारी थे, वो भी वो लोग जो सप्ताह के कम से कम 3 दिन की दिहाड़ी किसमें देते होंगे, टैक्स के रूप में। सन 1791 के संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचित समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग, ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक कहा गया जिन्हें मत देने का अधिकार था, नागरिक का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। बताया ना मैंने, कम से कम 3 दिन की मजदूरी देते हूँ। शेष पुरुष और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना बहुत जरूरी था। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया है कि वह प्रत्येक नागरिक को के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। देखो एक बार ये पढ़ते हैं, फिर इस बॉक्स को पढ़ेंगे। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। किसके? पुरुष एवं नागरिक अधिकारों के। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया है कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के बारे में देखो क्या है। आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है और ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। ये सब लिखा था नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति इसका अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिल सके। तो क्या है, जो समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है, ये बोला है। तो कोई भी संगठन या समूह या फिर कोई व्यक्ति इसका ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा, मतलब इसका कोई बिना अधिकार के प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिले, यानी कि जिसको जो पूरी जनता है वो स्वीकार ना करे। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो, है ना। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि जाके किसी का सिर फोड़ दो। स्वतंत्रता का मतलब है इस तरीके से जीवन यापन करना जिससे दूसरे को भी कोई परेशानी न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानूनी सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। कानून क्या है? सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है।
सभी नागरिकों पर उसकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही वर्ग सारा कर दे, क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अउल्लंघनीय अनुलंघनीय अधिकार है। अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। ये है कौन? जॉन पॉल मरा। ये क्या है? ये क्रांतिकारी पत्रकार है, इसका नाम है जॉन पॉल मरा। इनने अपने अखबार लामी द पीपल, जनता का मित्र, इसके अखबार का नाम था क्या? लामी द पीपल, यानी कि इसका मतलब होता है जनता का मित्र, में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर एक टिप्पणी की। इसमें बताया इन्होंने कि जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती, है ना? क्यों बोला था? क्योंकि वोट देने का अधिकार किसको दिया गया था? 25 साल से अधिक उम्र वाले ऐसे पुरुषों को जो अमीर लोग हैं, है ना, जो ज्यादा कर देते हैं, सिर्फ उनको। तो इस पे कि इसने जॉन पॉल मरात ने कि अपने अखबार में लामी द पीपल यानी कि जनता का मित्र में बताया, बोला कि जनता का प्रतिनिधित्व या इसका सारा कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीब लोग जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से, उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। समाचार पत्र का नाम क्या है? लामी द पीपल। किसने लिखी है ये बात? जॉन पॉल मरात ने। कुछ राजनीतिक प्रतीक है, उनके बारे में लिखा है। क्या 18वीं सदी में ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचार का प्रसार करने के लिए आकृतियां और प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। ये बार्बे ने अपनी पेंटिंग के अधिकार के अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। देखो, एक है टूटी हुई जंजीर, जो दांसों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। ये टूटी हुई जंजीर, है ना? तो दांसों को बांधते थे किससे? जंजीरों से। तो टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। फिर ये है छड़ों का बच्छेदार गट्ठर। ये गट्ठर है जिसमें बहुत सारी छड़ लगी हुई हैं। तो अकेली छड़ को तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे गट्ठर को नहीं, मतलब एकता के बल को दर्शाया गया है। फिर ये है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, यानी कि सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। तो ये क्या बता रहा है? पूरे अंधेरे में जो शिक्षित वर्ग देख पा रहे थे ना अच्छे से, वैसे ही। फिर है ये राजदंड, जो शाही सत्ता का प्रतीक है। फिर ये है जिसमें एक सांप अपनी पूंछ को खाता हुआ दिख रहा है, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप। समानता का प्रतीक, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। फिर ये है टोपी, है ना, लाल फ्राइजन टोपी, जो दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी है। फिर ये कानून है ना, नीला सफेद और लाल रंग, 3 रंग थे, नीला सफेद लाल रंग, जो फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। फिर ये है डैनो वाली स्त्री, यानी पंखों वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप। फिर ये विधि पट जो थे ना अभी ऊपर, जिसमें वो लिखे हुए थे कानून सबके लिए समान है और उनकी नजर में सब बराबर हैं, ये सारे प्रतीक थे। फिर इसका तीसरा चरण देखो, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। जब राजा को हटाया गया, आगे देखेंगे स्टोरी में, और गणतंत्र संविधान लागू किया गया मतलब। तो फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी। क्या कि फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे कि अगर लोग ऐसा करेंगे, उधर के लोग ऐसा करेंगे, तो बाकी के लोग भी उनसे क्या होंगे? प्रेरित होकर ऐसा करेंगे।
तो इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद उन्होंने गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल हो पाता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्या करा नेशनल असेंबली ने? प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा। और ऊपर देखा था आपने, राजा वार्ता किससे कर रहा था? प्रशा से ही कर रहा था। तो देखो अब क्या हुआ, प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्शिले भी था। तो कौन से गीत गा रहे थे वो? देशभक्ति गीत, जो कवि रॉजेट दी लाइल ने लिखा है, मार्शिले। यह गीत पहली बार मार्शिले के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्शिले हो गया, जो फ्रांस का राष्ट्रगान भी है। क्रांतिकारी युद्धों ने जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों ने मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पे आ पड़ी थी। तो देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। रोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपने कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इसमें जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। जैकोबिन क्लब में क्या होता था, लोग इकट्ठे होते थे और जो ये जिस तरीके का संविधान आया है ना, उस पर वार्ता करते थे। तो क्या हुआ, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थे और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। इस अध्याय के खंड 4 में आप इनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में भी जानेंगे हम। तो जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेंट बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकरी व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। वही लोग तो शामिल होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण तो उन्हीं का हो रहा था। तो उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। कौन था? रोबेस्पियर था उनका नेता। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। तो जैकोबिन में के वर्ग के जो लोग थे वो एक ऐसे, ये दिख रही फोटो, ये ऐसे पजामा पहनते थे, पूरा लंबा पतलून जिसमें ऐसे धारियां बनी होती थी। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खास तौर पर घुटने तक पहने जाने वाले ब्रेचेस, जिसको घुटन्ना बोलते थे, कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए दर्शाया था। जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो निक्कर टाइप होता है ना, घुटने तक का पहनते थे, घुटन्ना बोलते थे, जिसको ब्रीचेस बोलते थे। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्त के ऐलान का उनका एक अलग तरीका था। इसमें एक शब्द आया था कॉन्वेंट, यानी कि धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। अब देखो क्या उठा रखा है इन्होंने, ये टोपी उठा रखी है, देखो। इसलिए जैकोबिन को सो कुलात के नाम से जाना गया। सो कुलात के नाम से जाना गया पजामे के कारण ही, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। सो कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूरेलिए के महल पर धावा बोल दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। क्या किया? 1792 में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थ, जैकोबिन में वो लोग थे जो गरीब लोग थे,
तो क्या हुआ, खाद्य पदार्थ, आम खाना जो होता है ना, नॉर्मल जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं, उसकी भी जो कीमतें हैं वो आसमान छूने लगी थी। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने प्लानिंग की और 10 अगस्त को सुबह ही सुबह उन्होंने, राजा का महल था टुलेरिये में, उस पर दावा बोल दिया और जितने भी उसके रक्षक खड़े हुए थे, गार्ड वगैरह, उन सबको मार डाला और राजा को किडनैप कर लिया और बंधक बना के रखा। ये किया उन्होंने। तो क्या हुआ, बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। नए चुनाव कराए गए। अब नए चुनाव होने के बाद क्या हुआ, ये सब होने के बाद नए चुनाव हुए। नए चुनाव में नियम बनाया गया, जो 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, सबको मत देने का अधिकार है। और नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। पहले क्या था, पहले उसका नाम असेंबली करके बोल रहे थे ना बार बार, अब उसका नाम चेंज करके कन्वेंशन कर दिया गया। अब 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उनके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। ये वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र हुए, है ना। सभी देशों ने गणतंत्र होने के लिए एक लड़ाई लड़ी है, लेकिन अभी भी इसमें एक कमी है। देखो क्या बोला, 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, मत देने का अधिकार है। मतलब महिलाओं को मत देने का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया। तो लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोही घोषित करके उसको मौत की सजा सुना दी। वो 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। जल्द ही रानी मैरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ। बाद में क्या करा, उसको भी फांसी चढ़ा दी गई। फिर अपना अगला पड़ाव, आतंक का राज। जब ये सब खत्म हो गया ना, तो अब राजगद्दी पे पता कौन आ गया, अब आ गया रेबोस्पियर, जो जैकोबिन क्लब का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था ना, रेबोस्पियर। अब उसने तो और नाक में दम कर दिया। ऐसी ऐसी दंड नीति बनाई कि लोगों का जीना दूभर हो गया। हार के लोगों ने इसका भी यही हश्र करा, रेबोस्पियर को भी सर कलम करके मार दिया गया। देखो देखते हैं, सन 1793 में 21 जनवरी को ही, मतलब शुरुआत में ही साल के, क्या कर दिया, उस लुई 16 को तो फांसी चढ़ा दी। अब 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। देखो ज्यादा समय नहीं लगा है। रेबोस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दल के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाली पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सिर कलम कर दिया जाता। गिलोटिन क्या होता था, 2 खंबे बने हुए थे, मतलब समझ लो लकड़ी के 2 खंबे थे और उस पर एक ब्लेड लगा हुआ था, जिसको गिरा के सर काट देते थे। देखो गिलोटिन 2 खंबे के बीच लटकने वाली एक मशीन थी, जिस पर रख कर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। रेबोस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया।
बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मानस्योर यानी कि महाशय एवं मदाम यानी कि महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन यानी कि नागरिक एवं सितोयन यानी कि नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। सितोयन पुरुष मतलब और सितोयन पुरुष और सितोयन बस ई की मात्रा का फर्क है, महिलाएं। रोबेस्पियर ने अपनी नीति को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अतः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, यानी कि उसका भी सिर कलम कर दिया गया। चलो ये पढ़ लेते हैं बॉक्स। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी क्या है? दो परस्पर विरोधी विचार। क्रांतिकारी पत्रकार कैमल डिसमोलिन्स ने सन 1793 में ये लिखा कि इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दी गई। कुछ लोगों का मानना था कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख, शांति, विवेक और समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दासियों, सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते पर लटकाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया, जो ला मॉनिटर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई का अंतिम परिणति तक पहुंचना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना जरूरी है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर तुरंता और अन्य न्याय है, जिसका प्रयोग पितृभूमि की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। इसमें से ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ये एक पिक्चर है। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। अब क्या हुआ देखो, रोबेस्पियर को फांसी चढ़ा दी गई। अब क्या हुआ? जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। अब नए संविधान के तहत अब नया संविधान बन गया। उसके तहत क्या हुआ? संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। फिर वही काम, इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाही यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या करा? अपनी एक पर्सनैलिटी बनाई लोगों के बीच में और सत्ता पे आ गया था। देखो क्या, सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। देखो, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी क्या? तो महिलाएं शुरू से ही फ्रांस समाज में इतने अहम परिवर्तन वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी।
जब लोग क्रांति कर रहे थे तो उनके पीछे से सारी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पे तो आ गई थी, है ना। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट के अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल, फूल, सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों के लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। देखा जाए तो महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार भी निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एवं रिपब्लिकन विमेन सबसे मशहूर क्लब था। कौन सा? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन्स। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी महिलाओं ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। अब शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून लागू किए। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी की शुरुआत तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। इतनी लंबी लड़ाई चली और इतनी लंबी लड़ाई करने के बाद देखो 1792 में दूसरा संविधान बन गया था, लेकिन मताधिकार कब मिल रहा है? 1946 में, जब जाके महिलाओं को अधिकार मिले। देखो एक महिला थी, क्रांतिकारी महिला, जिसका नाम था ओलम दे गूज। 1748 से 1793 तक का जीवन इनका रहा। ओलम दे गूज जो है वो क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उनमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास ये मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलम दे गूज ने महिला क्लबों को
ज़बरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। ये ओलंपिक रूल्स के घोषणा पत्र पे ये सारी बातें जो हैं उल्लेखित थी। तो अब आते हैं, अगला चरण है दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा खत्म हुई नहीं हुई, क्या हुआ दास प्रथा के बारे में जरा देखते हैं। देखो, फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधार में से एक था। तो रोबेस्पियर ने तो दास प्रथा को खत्म कर दिया था, ये काम उसने बढ़िया किया था। कैरेबिया उपनिवेश, मार्टिनिक, गोडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोपीय, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं सदी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। यहाँ वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग लगाते थे, थप्पा लगाते थे और हथकड़ी डालकर अटलांटिक महासागर के पास कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज में ठूस दिया जाता था, जानवरों की तरह। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांगों को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यक्तियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित ही नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू था। 10 वर्ष बाद जब नेपोलियन आया 1804 में, फिर दास प्रथा पुनः शुरू कर दी गई। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई और फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। तो अफ्रीका में सारा रेगिस्तान की दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग, यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब यह प्राय इस्तेमाल नहीं करते, निग्रो जो शब्द था। क्रांति और रोजाना की जिंदगी कैसी थी देखते हैं। क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुष, महिलाओं और बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद, कब हुआ था बास्तिल का विध्वंस? 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। लेकिन अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों,
पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उसमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यमों का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बाद राजनीतिज्ञ एवं दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना और मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। अभी इस ऊपर वाले पैराग्राफ में इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। अब क्वेश्चन देखो। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। कब? 1804 में। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के हाथों में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। उसने अपने आप की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी बना ली लोगों के बीच में कि लोगों को बस लगता था बस यही है जो भी है। पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वोटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। स्वतंत्रता और जानवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इसके कारण वहां सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाज में संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दास्ता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। कौन कौन? टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। चलो इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं। राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि ये दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाली युद्धपोत दिखाई जाए। तो सुशोभन सरकार नोट्स ऑन द बंगाल रेनेसा 1946 का ये नोट है। आगे चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें और देखते रहे जीके बैंक। अगर आप कहेंगे नीचे कि इसका एमसीक्यू भी कराओ, वैसे मैं एमसीक्यू खुद ही कराऊंगी। हर एक चैप्टर के साथ उसके एमसीक्यू कराने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और देखते रहे जीके बैंक। थैंक यू सो मच।